फोकस न्यूज 24/7 खबर एक नज़र। उत्तर क्षेत्रीय किसान मेला एवं प्रदर्शनी 2024 का कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने फीता काटकर मेले का किया उद्घाटन। मेले में लगाए गए 125 से ज़्यादा स्टॉल। बुंदेलखंड में दलहन, तिलहन, नींबू वर्गीय फसलों की है असीम संभावना, कहा डॉक्टर अशोक कुमार सिंह कुलपति जी ने। उन्नतशील 7 किसानों को सम्मानित भी किया गया। आज रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में उत्तर क्षेत्रीय किसान मेला एवं प्रदर्शनी का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया। मोटे अनाजों को प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि एक तो अगर हम मिट्टी के स्वास्थ्य के हिसाब से देखें तो जो मोटे अनाज होते हैं उनको लगाने में हमें यूरिया, डीएपी का कम इस्तेमाल, मतलब उर्वरकों, रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कम करना पड़ता है। तो इस तरह से हम मिट्टी के स्वास्थ्य को बचा सकते हैं। और इनमें जितनी जो पोषक तत्व हमें जरूरी है, जैसे कि कैल्शियम, आयरन की जरूरत होती है, जो एंटीऑक्सीडेंट है उनकी जरूरत होती है, तो ये मिलेट जो होते हैं ये इसमें भरपूर होते हैं। तो अगर आप इनका लंबे समय तक सेवन करते हैं तो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम बढ़िया होगा। शर्मा मुख्य विकास अधिकारी झांसी जुनैद अहमद ने कर रखा है वो एलिजिबल होगा, बीटेक एमटेक वाले एलिजिबल नहीं होंगे। और अगर आप डिप्लोमा के बाद बीटेक करना चाहते हो तो आपका बीटेक 4 से 3 साल में हो जाएगा। प्लस ये डिप्लोमा को इंटर के इक्विवेलेंट माना गया है, और इंटर की जो निकलती है और डिप्लोमा के बाद वो आप कर सकते हो। प्लस जो लोग गरीब हैं, जिनकी 2.5 लाख रुपए से कम इनकम है, जी। तो ये जो डिप्लोमा कोर्स है ऑलमोस्ट फ्री हो जाएगा। जितनी भी आप फीस भरते हो वो सारा स्कॉलरशिप के रूप में वापस आपके सरकार दे देती है। कितने साल का है ये 3 साल का डिप्लोमा है। 3 साल का है। और जो हाई स्कूल पास है वो 3 साल का है। जो इंटर पास है उनके लिए 2 साल का डिप्लोमा है, 2 साल का कोर्स है। 200 रुपये फीस है इसकी। जनरल ओबीसी की 300 रुपये फीस है। SC ST की 200 रुपये फीस है। ये दीनदयाल अनुसंधान संस्थान चित्रकूट है। कृषि प्रदर्शनी में अभी एक स्टॉल लगा हुआ है और यहाँ पे अभी जो कि योगी सरकार की मंशा है, किसानों को पुनर्जीवी मतलब उसमें चेंज किया जाए और मोटे अनाजों को फिर से लाया जाए। तो थोड़ा सा हम बात करना चाहते हैं। ये स्टॉल में चित्रकूट से हैं। एक बार परिचय देते हुए बताएं कि मोटे अनाजों को कृषि में कैसे कॉमर्शियल वे पे किसान के लिए लाभदायक बन पाए वो, और जिससे कि वो उसके लिए पसंदीदा बने और किसान उसमें ज़्यादा उत्पादन ले पाए और कमर्शियल वेब से भी उसका लाभ उठा पाए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा, मैं कृषि विज्ञान केंद्र चित्रकूट से हूँ। जहाँ तक कि मोटे अनाजों की जो बात होती है, जो आज के तौर पे हम श्री अन्न कह रहे हैं, इसको हम उसके अनाज भी कहते हैं। और किसानों को पसंदीदा जो हमारा उद्देश्य है, क्योंकि सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो किसानों के स्वास्थ्य की चिंता है, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो मानव जीवन में जो सुख है वो केवल मानव जीवन में 7 सुख ऐसे हैं जिनको लोग कहते हैं कि अगर 7 सुख जिसके पास हैं उसके पास सब कुछ है। तो उन 7 सुखों में पहला सुख है, सबसे पहला सुख आता है निरोगी काया।
अगर आदमी निरोगी है तो सबसे बड़ा सुख है। तो स्वास्थ्य की चिंता को दृष्टि में रखते हुए मोटे अनाजों को, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है तो किसान अपना इलाज कराने में असमर्थ हो जाएगा, क्योंकि इलाज बहुत महंगा होता है। तो उस इलाज की दृष्टि से हम ये पौष्टिक अनाज अगर हम उगाते हैं तो हम खान पान में बदलाव आएगा और किसानों का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। दूसरी बात क्या है कि हमारे बुंदेलखंड में वर्षा कम होती है। अगर वर्षा कम होती है तो जो फसलें अधिक पानी की आवश्यकता होती है, उन फसलों की अपेक्षा हम अगर ये मोटे अनाज जो पुरानी पद्धति हमारी थी, अगर पुरानी पद्धति को पुनः अपनाएंगे तो इनको कम पानी की आवश्यकता होती है, कम लागत की आवश्यकता होती है। इनको हम प्राकृतिक रूप से बिना डीएपी यूरिया का उपयोग किए भी आसानी से गोबर की खाद से और गाय के गौमूत्र से बनाए हुए उत्पाद से आसानी से। क्या यह फसल ग्रीष्म काल में भी उगाई जा सकती है? ग्रीष्म काल मतलब जायद में इसकी ऐसी कोई नहीं है, अपने बुंदेलखंड में नहीं उगाई जा सकती है। हाँ, लेकिन हम कुछ प्रयास करते हैं, ज्वार बाजरा में से कुछ ऐसा ले भी सकते हैं अगर कहीं है, लेकिन रबी में और खरीफ में इसको हम उगा सकते हैं। रबी और खरीफ में उगा सकते हैं क्या? यह एक क्रांति की धरती है। महारानी लक्ष्मीबाई का बलिदान बहुत अपार संभावना है। और इसलिए उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री मेले में रहते हैं कि इससे आपको बहुत लाभ पहुँच रहा है। मुझे ऐसे ही लगता है, उसके बारे में आप कभी चलिए। सर, हमारा ये स्वीट है कैरेमलाइज्ड ज्वार क्रंच। इसमें हमने ज्वार डाला है, ज्वार का ज्वार और जैगरी यूज़ किया है। ऊपर से हमने चॉकलेट का ये किया है, स्प्रिंकल किया है और गार्निशिंग के लिए पिस्ता और आलमंड सॉस किए हैं। फिर हमारे मेन कोर्स है। मेन कोर्स में हमने सावा पुलाव और दाल डाला है और उसके साथ में हमने इडली रखी है जो टॉक्सिल और मिलेट। यस सर। और हमारी पूरी है जो कि 4 मिनट्स एडेड है, मल्टी मिनट्स की है ये सिर्फ। इसके साथ हमारा ये है सांभर। स्वीट में हमारे पास बाजरा है, बाजरा की और ड्रिंक में हमारे पास रागी का माल्ट है, रागी माल्ट। और स्नैक्स में हमने बनाया है बाजरा का क्रस्ट का पिज़्ज़ा। नॉर्मली मैदा का बनता है, लेकिन हमने परिचेंज बाजरा का किया क्योंकि इसमें ग्लूटेन नहीं होता और ये बहुत हेल्दी है और प्रोटीन रिच होता है। तो एक इनिशिएटिव है ये, एक हेल्दी लाइफस्टाइल। तो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था ये इसको चेंज करना, क्योंकि लोग प्रेफर करते हैं और टेस्ट हमेशा पहला प्रेफरेबल होता है। तो चैलेंज तो था सर, लेकिन हमने बना लिया और क्रस्ट भी अभी सही आ रहा है और टेस्ट भी सही आ रहा है। जी जी, ये संतरे और जामुन के फ्लेवर में। ये बाजरे की कुकीज़ है, शकरकंदी की क्रीम बनाई गई है इसमें। अच्छा। प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो हम उसी प्रकार से जो चीज़ें यहाँ से डिस्टिंक्ट हो रही हैं, जो हमारे डेली यूज़ में नहीं आ रही है, तो हम उन चीज़ों को फिर से डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहे हैं। जैसे कि ये बर्तन है हमारे पास, ये तांबे का है सर, इसका अपना है और ये पीतल का है। जैसे हम पेट्रोमैक्स कहते हैं, लाइटिंग इसके बाद आया था। ये अंग्रेज़ी को जमाने का है और ये गैस स्टोव है और ये दोनों मिट्टी के तेल से चलते हैं। हम चाहते हैं कि इनका प्रचलन दोबारा से इसमें जो खाना बनता है वो
माना कि इनकी इकोनॉमिकल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। वो इसीलिए बढ़ी है क्योंकि इनका जो यूज़ है वो काफ़ी कम हो चुका है, तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग कम हो गई, इसीलिए उनकी इकोनॉमिकल वैल्यू बढ़ गई है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी, जैसे कि ये तांबे का है, तो इसमें हम रात को पानी भर के अगर सुबह पिए तो उसकी काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है, जो कि हमारे पाचन तंत्र में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो हर बर्तन है, हर एक मेटल है, उसका अपना एक न्यूट्रिशनल वैल्यू है, उसकी अपनी स्पेशल क्वालिटी है। जी, यहाँ से इसका प्रमोशन ये है कि धान की जो पराली फेंकता है किसान, फेंकना नहीं है उसको बचाना, मशरूम उगा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या होती है, जिस समय पराली निकलती है उसी समय मशरूम का सीजन शुरू होता है ना, तो इसको मैनेज कर सकते हैं। यही हमको ज़्यादा से ज़्यादा पराली को स्टॉक करना है क्या? जो किसान फेंक रहे हैं, हाँ। आप उसको फेंके नहीं, आप उसको घर पे स्टोर कर लें या अपने खेत में स्टोर कर लें, समय मिलने पे मशरूम लगा लें, उसी समय के बाद हमारा मशरूम का सीजन स्टार्ट हो जाता है, फरवरी मार्च तक। उसकी थोड़ी प्रक्रिया कैसे, एक बार इसको स्टॉक को, धान की पराली को, बीज नहीं रहता, धान की पराली को आपको 12 से 15 घंटे पानी में भिगो के रखना है जी। उसके बाद अगले दिन 60 से 70% जब उसमें नमी बचे, उसके बाद ये मशरूम का बीज आता है। ये भी गेहूं के दाने से बनता है, ये भी लोगों को नहीं पता है। तो इस बीज को हम उसमें बुआई कर देते हैं, बिल्कुल 4 इंच का भूसा लगा के फिर बीज डालेंगे, फिर 4 इंच का भूसा लगाएंगे, फिर बीज डालेंगे। इस तरह से फिर ये पूरा पैकेट तैयार हो जाता है। इस पैकेट को बनाने के बाद इसमें होल कर देते हैं, और क्षेत्र लगभग 25 से 30 दिन के बाद हमारा मशरूम मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन उस समय जब सर्दी रहती है तो ये हमें 18 से 20 दिन में मशरूम का उत्पादन मिल जाता है। ये इसका पूरा प्रोसेस है, तो ये बहुत ही न्यूट्रिटिव होता है सब। बड़ा अच्छा वैल्यू एडिशन पूरे मेरे के लिए हुआ है। ये कौन कौन से प्रोडक्ट आप लोग पूरा मिनट में इधर आप लोग करिए फोटो थोड़ा, आप इस साइड को आइए। I would like to पढ़ाना है
प्रोग्राम तो खत्म शुरू हुआ। अच्छा अच्छा सही पहुँचो। तो इसको हम लोग जाने नहीं देंगे इस बार। बहुत परेशान हो रही चलिए पानी भी नहीं किया सर का कहने का अर्थ है कि हम लोग आपके यहाँ से लेने के प्रयास में हैं और आपके विभाग में सर 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 इनको बढ़िया वही बर्बाद दीजिए रात में खाई हुई रह जाए। और देखते सही बात सर। ये बुंदेलखंड बकरी है। ये जला भीड़ के साथ ले फोटो आ जाएंगे
आपके आशीर्वाद से आए हैं हमने कहा आपका जरूर देखिए आपका चलने का अच्छा काम है। सर आप लोग थोड़ा आप लोग थोड़ा इधर ठीक है। एक से जी सर, आज ये रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ है, अनोखा कार्यक्रम हुआ है। थोड़ा सा हम आपसे भी आपकी स्पेशलाइजेशन और कुछ बुंदेलखंड के किसानों के लिए क्या होना चाहिए जानना चाहिए। नहीं, इस कृषि मेला में जो है सभी चीज़ों को कवर किया गया है। कृषि वानिकी से लेके हॉर्टिकल्चर से लेके फिशरीज, एनिमल साइंस सभी को लिया गया है। मैं क्योंकि कृषि वानिकी को जानता हूँ तो कृषि वानिकी के हिसाब से ये है कि यहाँ पे बहुत संभावना है, क्योंकि ये क्षेत्र जो है बहुत मीन्स दुर्गम टाइप का है, जिसमें जो है ड्रॉट है, पानी की कमी है ना, सूखा रुका है। जी तो यहाँ पे जो है पेड़ पौधे जो है एक किस्म से माइक्रो क्लाइमेट को चेंज करने में वो रखते हैं, और जो ज़मीन को उर्वरकता बनाने के लिए भी जो है जैसे बहुत सारे फर्टिलाइजर ट्रीज हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्रीज हैं, वो कृषि वानिकी में लगा के वो किया जाता है। बहुत सारे अकेसियास के हैं, और कुछ क्षेत्रों में ऐसा भी है जहाँ पे थोड़ा ज़मीन में डेप्थ है, वहाँ पे जो है जो फॉरेस्ट्री में जो आपके इंडस्ट्रियल यूज के हैं जैसे प्लाईवुड है, टिम्बर के लिए है, इन सबको भी लगाया जा सकता है। और बृहद रूप में देखें तो एक समेकित कृषि का आजकल युग है, जलवायु परिवर्तन का जो चल रहा है उसके हिसाब से जो हमें समेकित कृषि की ओर बढ़ना है। और जो इस मेले का भी थीम था ना, पुनर्जैविक कृषि, रिजनरेटिव एग्रीकल्चर, तो वो इसलिए था क्योंकि जो हम एक मोनोकल्चर की खेती कर रहे हैं, एक ही फसल एक ही था, तो उसमें विविधीकरण लाना है। खेत में जो है अलग अलग अगर पेड़ लगाएंगे, पौधे लगाएंगे, अलग अलग क्रॉप भी लगाएंगे, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चाहे आप फॉरेस्ट्री के लगाओ या और दूसरे जो फसलें हैं, तो उसको फर्क पड़ेगा। तो इसलिए जो है विविधीकरण जरूरी है एग्रीकल्चर में। उस विविधीकरण के उसमें जो है पेड़ पौधे सभी चीज़ों का काफ़ी रोल है, और इसके हिसाब से बुंदेलखंड एक अच्छा मीन्स इससे जो है जो इसके डेवलपमेंट के हिसाब से अच्छा रहेगा, और फार्मर्स की इनकम बढ़ाने के हिसाब से भी अच्छा एक साधन है। कृषि वानिकी को ज़्यादा जोर दिया जाए। जी डॉक्टर साहब, थोड़ा सा जानना चाहेंगे स्पेशलाइजेशन किस सब्जेक्ट पे है, और यहाँ आप किसानों को क्या पहुँचाना चाहेंगे लाभ किस तरीके से। आप देख रहे हैं किसान मेला है। किसान मेले में हमने जो हमारी यूनिवर्सिटी का जो थीम रखा है सतत कृषि विकास के लिए पुनर्जीवित कृषि। पुनर्जीवित कृषि में हम जैसे कि मेरा विषय है कृषि वानिकी है। कृषि वानिकी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जो कि किसानों को उसमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, इसको अपनाना चाहिए। कृषि वानिकी के माध्यम से किसान से बहुत सारे जो
उत्पाद है वो ले सकते हैं एक साथ एक ही खेत से, और इससे जो बोलते हैं ना रिस्क बहुत कम हो जाता है। और कार्बन जो हम जलवायु परिवर्तन की बात सुनते हैं, जलवायु परिवर्तन भी बहुत ज़्यादा जो हो रहा है इसमें इसको समन करने में, इसको कम करने में भी कृषि वानिकी बहुत मदद करता है। तो हम कह सकते हैं कि उत्पादकता और जलवायु परिवर्तन को रोकने में कृषि वानिकी बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और बुंदेलखंड क्षेत्र में कृषि वानिकी के बहुत सारे जो उद्योग आधारित वृक्ष हैं, जैसे कि मीलिया है, मालाबार नीम के नाम से जानते हैं, कदम है, एलेंथस है जिसको आड़ू बोलते हैं, सफ़ेद टीक है जिसको मिलाइना आर्बोरिया कहते हैं, नीम है। इस प्रकार के वृक्ष बहुत आसानी से हो जाते हैं। और साथ ही में उसमें कृषि वाली फसलें जैसे कि चना है, मसूर है, ये और अदरक है, हल्दी है, ये हमारी फार्म पे सब लगे भी हुए हैं डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में। अच्छे उत्पादन इससे होता है। तो बुंदेलखंड के लिए कृषि वानिकी बहुत ही उपयुक्त है। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्शन होगा, विविधीकरण होगा, ज़्यादा इनकम होगी, और उससे जो निर्भरता है जलवायु परिवर्तन की वजह से जो कई बार ड्राउट हो जाता है, ज़्यादा बारिश हो गई, उसमें भी जो वृक्ष प्रजाति है उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। इसके साथ साथ में जो मिट्टी की जो उर्वरता क्षमता है, जो मृदा स्वास्थ्य है, इसको भी कृषि वानिकी बहुत अच्छे से बनाए रखती है। क्योंकि कृषि वानिकी में क्या होता है, वृक्ष होता है वो बहुत गहराई में जाके और जो उर्वरक हैं वो लेके आता है और उनको पत्तों के माध्यम से वापस ज़मीन पे लाता है। तो इसमें क्लोज न्यूट्रिएंट साइकिलिंग जो एक होती है वो होती है, जिसकी वजह से कि मृदा की जो स्वास्थ्य वो बना रहता है। धन्यवाद। हाँ बस वही मुझे वही याद है ना। तो चलिए मैडम जी, ये झांसी रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो प्रदर्शनी हुई, जो भव्य मेला हुआ, तो आपके जो हॉर्टिकल्चर में ये सजावट दी गई है, गमलों में डिज़ाइन दिए गए हैं और बहुत अच्छी तरीके से जो सजावट दी गई है, तो इसके बारे में थोड़ा सा परिचय देते हुए बताएंगे। जी, ये आज यहाँ पे पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें 46 डिफरेंट प्रकार की कैटेगरी में फूलों की हमने कंपटीशन किया है। इसमें से कि मौसमी पुष्प, विभिन्न मौसमी पुष्प की प्रदर्शनी है, और पत्तीदार शोभाकार पौधे हैं उनकी प्रदर्शनी है, बोनसाई की है, कैक्टस की है, सक्यूलेंट्स की है। और ये जो आप देख रहे हैं ये अरेंजमेंट बनाई है, ये इस अरेंजमेंट की भी अलग से कंपटीशन किया गया है। जी, तो ये सारे मतलब बुंदेलखंड के लिए सूटेबल हैं? जी, ये सभी जो भी प्रतिभागी थे वो बुंदेलखंड झांसी के ही रहने वाले, और ये सभी पौधे यहाँ पे बहुत अच्छे से चलते हैं, अच्छे से परफॉर्म करते हैं। कुछ तो ये जो मौसमी पुष्प है ये सर्दियों या जाड़ों वाले मौसमी पुष्प है, तो ये इस मौसम में बहुत अच्छे चलते हैं। हॉबी वाला है या वैसे हॉबी हॉबी वाला है? बस रोज करना जरूर तो अपन करते हैं, सजाई कटिंग के लिए की जाती है। ओके, हम लोग यहाँ पे रोज गार्डन में बना रहे थे, काफ़ी अच्छा कलेक्शन किया है। कितना 65 वैराइटीज हम मतलब 10 के टाइप ऐसे हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे। कुछ अगर आपके यहाँ पर सजेस्ट कर रहे होंगे तो हम लोग बताइए, तो जो अच्छे हैं कुछ चीज़ देखिए अच्छा है। वो तो फाइनल देखते हैं, सामने बुकलेट से दिखा देंगे। ये बहुत बड़ा ये हम लोग मेले में 50 गमले लगा लेते हैं, पर वो क्वालिटी नहीं थी।